हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा। तो जो हमने स्पेशल एजुकेशन की जो सीरीज़ चलाई है एवरी डे 20 क्वेश्चंस की, तो उसी सीरीज़ में आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो ये वीडियो नंबर सेकेंड है हमारा। तो इस वीडियो में मैंने पहला वीडियो जो बनाया था 2 मिनट हम बात कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो नीचे कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप जो वीडियो बनाते हो या जो भी कंटेंट लेके आते हो उसका सोर्स ज़रूर बताएं कि वो सोर्स आपने कहाँ से डेटा उठाया है। तो ये बात मुझे बहुत ही जस्टिफाई लगी कि हाँ, बच्चों को जानने का पूरा हक है कि जो डेटा मैं लेके आ रहा हूँ वो मैं कौन से सोर्स से लेके आ रहा हूँ और वो डेटा मैंने कहाँ से उठाया है। तो सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ये डेटा जो है मैंने अभी जो पहले 20 क्वेश्चन बनाए थे और आज जो 20 क्वेश्चन बनाए हैं और आगे भी जो हम बनाएंगे, तो अभी फ़िलहाल जो बुक से मैंने ये डेटा उठाया है, तो इस बुक का नाम है शिक्षक प्रशिक्षण लेखमाला। ये दृष्टिबाधितार्थ शिक्षक संस्थान जो है हमारा, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, जो रोहिणी के अंदर इसका सेंटर है, उनकी ये बुक है। तो चाहें तो आप इस बुक से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि डेटा करेक्ट है या नहीं है। और एक सोर्स और है, इस बुक का नाम है दृष्टिबाधा शिक्षण। ये भी ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की बुक है। तो ये दोनों बुक से मैंने ये डेटा उठाया आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ के लिए हमारे सारे व्यूवर बिल्कुल ही मतलब निश्चिंत रहें कि डेटा उनको गलत नहीं दिया जाएगा। कम दिया जाए, सिंपल दिया जाए, हार्ड दिया जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं खुद एक आस्पिरेंट हूँ डीएसएसबी के स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी के लिए। तो मैं कभी भी गलत डेटा नहीं दूंगा। ना दूँ ये मंजूर है, लेकिन गलत देना बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आप हमारे ऊपर एक विश्वास से जुड़े हैं और मैं भी आपसे एक विश्वास से जुड़ा हूँ। तो इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें कि डेटा आपको बिल्कुल सही दिया जाएगा। और आने वाले टाइम में जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा और जहाँ से भी मैं डेटा उठाऊंगा, आपको उसका सोर्स ज़रूर बताऊंगा वीडियो चालू होने से पहले। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो हम अपने सारे सब्सक्राइबर से ये कहते हैं कि आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमने स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ सीटेट के लिए एनसीईआरटी की जो मुहिम है वो भी चला रखी है। तो जो भी बच्चे सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपकी नॉलेज में है, उनको भी इस चैनल के ऊपर जोड़िए। आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी की भी साथ साथ में मुहिम चल रही है, तो जो आपके पेपर फर्स्ट में जीके के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो चाहें तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, आपके सीटेट के लिए भी हेल्प करेगा और आपके डीएसएसबी के पेपर फर्स्ट के लिए भी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, भारत में प्रथम ब्रेल प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में प्रथम ब्रेल प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी देहरादून के अंदर। कहाँ पर स्थापित की गई थी? देहरादून के अंदर, जिसका नाम था भारती ब्रेल। याद रखिएगा, भारती ब्रेल नाम था, देहरादून के अंदर स्थापित की गई थी, जो आज NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप के नाम से भी वहाँ पर जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है विजुअली हैंडीकैप की कैटेगरी के अंदर, वहाँ पर स्थापित किया गया था राजपुर रोड देहरादून में, जो भारती ब्रेल के नाम से विश्वविख्यात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एकीकृत शिक्षा क्या है? एकीकृत शिक्षा क्या है? तो एकीकृत शिक्षा है, एकीकृत शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी अर्थात विकलांग विद्यार्थियों की सामान्य विद्यालय में सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा का अवसर प्रदान करना ही एकीकृत शिक्षा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा के बारे में थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। एकीकृत शिक्षा का अर्थ होता है कि विद्यार्थी जो है वो ये तय करेगा कि उसको विद्यालय में विद्यालय के अनुसार कैसे समायोजित होना है। समझ में आया? जो विद्यार्थी होगा, जो भी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड का बच्चा होगा, वो ये कोशिश करेगा कि वो विद्यालय यानी कि सामान्य विद्यालय में अपने आप को समायोजित कर ले। ये तो हो गई आपकी एकीकृत शिक्षा। और समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसके अंदर विद्यालय ये कार्यक्रम बनाएगा कि बच्चे को कैसे समायोजित किया जाए विद्यालय के अंदर। यानी कि आप अगर सिंपल सा डिफरेंस समझें तो आपको पता चलेगा कि एकीकृत शिक्षा में छात्र जोर लगाएगा समायोजित होने में,
और समावेशी शिक्षा के अंदर जो है वो विद्यालय अपनी व्यवस्था बनाएगा बच्चे को समायोजित करने में। तो शुरुआत में जब भारत में 1974 में स्टार्ट हुआ था ये एकीकृत शिक्षा, तो उस समय में विद्यार्थी जोर लगाते थे, लेकिन जैसे जैसे 1995 हमारा PWD एक्ट आया तो उसके अंदर कोशिश किया गया कि समावेशी शिक्षा को जोड़ दिया जाए और समावेशी शिक्षा के अंदर छात्रों को लाया गया। और आज समावेशी शिक्षा आप देख ही रहे हैं कि पूरे भारत में ही किस तरह से जोड़ पकड़ रहा है, जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई और अब पूरे भारत में इसकी मांग उठ रही है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? तो एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1974 में कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई IEDC योजना द्वारा माना जाता है, जो केंद्र के 100% वित्तीय सुविधा से संचालित थी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि 1974 में ये चालू किया गया था और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चालू किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ मैं कि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जब चलाया गया तब ये सारे राज्यों में मतलब इसका फ़ायदा नहीं पहुँच पाया। तब इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि उस समय में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, उसके अधीन कर दिया गया। और उसके बाद ये मंत्रालय का नाम बदल दिया गया राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, और शिक्षा मंत्रालय से नाम बदल करके समाज कल्याण यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया। तो उसके बाद आपको पता ही होगा कि जो हमारी अभी नई शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय करने का प्रस्ताव दे दिया गया है, जो कि अब हो चुका है। तो आप याद रखिएगा कि अब हमारे MHRD मिनिस्टर नहीं होते, अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट भी मैंने आपको दे दी। तो इस बात का भी सभी हमारे कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ना होकर के अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री कौन है वो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है और वो किस राज्य से आते हैं, ठीक है, और उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। ये 3 चीज़ें आपको बतानी है नीचे, ताकि आपकी करंट अफेयर्स की भी जो प्रिपरेशन है वो साथ साथ में थोड़ा बहुत चलता रहे। चलिए आगे चलते हैं। IEDC क्या है? IEDC क्या है? तो IEDC क्या है दोस्तों? इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबिलिटी चाइल्ड। इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबिलिटी चाइल्ड, ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विश्व विकलांग वर्ष कब मनाया गया? विश्व विकलांग वर्ष कब मनाया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर में। विश्व विकलांग वर्ष कब मनाया गया? विश्व विकलांग वर्ष 1981 में मनाया गया था, 1981 में मनाया गया था। ये वर्ष आप याद रखिएगा। विश्व विकलांग वर्ष कब मनाया गया? 1981 में मनाया गया था। और कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही हल्का है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल मैंने हल्का भी बनाया है और आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल टफ भी कर रहे हैं। जिस तरीके से मुझे क्वेश्चन टकराते हैं, जिस तरीके से मुझे क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैं उस तरीके से क्वेश्चन को बनाते जा रहा हूँ, आपको देता जा रहा हूँ। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हल्का है या ये है। हाँ, ये सोचिए कि 5000 जब हम क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे वो इजी तरीके से ही कर ले, लेकिन हमारा नॉलेज जो है स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी बढ़ जाएगा। और नंबर दूसरी बात कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टफ़ क्वेश्चंस भी लाए जाएँ उसके अंदर में, और जो हमारी 21 डिसेबिलिटी है उसके ऊपर भी मैं सेपरेटली एक डिसेबिलिटी के ऊपर पूरा डिटेल से एक लेसन की तरह आपके लिए लेके आऊँ वीडियो, ताकि हम हर एक डिसेबिलिटी को पूरा डिटेल से मतलब बिल्कुल 0 लेवल से लेके हायर लेवल तक जाएं और उसको पूरा आपको मैं बता सकूं, ताकि हर डिसेबिलिटी बच्चे को पूरी तरीके से समझ में आ सके। तो थोड़ा सा आप अपना पेशेंस बनाए रखिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही बड़ा बनाते रहिए। आपको स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हर वो कंटेंट मिलेगा जो आप चाह रहे हैं कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाए इजीली। तो चलिए आगे चलते हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट लाइक कर दें। मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास कल 200 से प्लस व्यू हुआ, लेकिन लाइक हमें बस 40 या 35 के आसपास ही मिला। तो भाई लाइक करने में इतनी कंजूसी मत करो यार, एक लाइक कर देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा चैनल को शेयर वेयर भी कर दिया करो, ताकि इस चैनल को भी हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में संसाधन अध्यापक कितने दृष्टिहीन अथवा विकलांग विद्यार्थियों की जिम्मेदारी ले सकता है? तो इसका आंसर है 8 से 10, ठीक है। इसमें डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं 7 से 10 भी मिल जाएगा आपको।
तो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 के अध्यापक जो है एक रिसोर्स रूम में होना चाहिए, मतलब एक टीचर के पास में। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एक परिभ्रामी शिक्षक के सभी विद्यालय कितने किलोमीटर की परिधि में होनी चाहिए? याद रखिएगा, आपको पता ही होगा कि दिल्ली के अंदर तो हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था है, लेकिन जो स्टेट लेवल के स्कूल होते हैं वहाँ पर 5-5, 6-6 स्कूल के अंदर एक रिसोर्स टीचर को रखा जाता है। वो सारे स्कूल के डिसेबल्ड बच्चों को मतलब मैनेज करता है। सभी साथियों को पता होगा ये बात, जो भी तैयारी कर रहे हैं या स्पेशल एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो कितने किलोमीटर की परिधि में होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर की परिधि में एक शिक्षक जो है उसका दायरा हो सकता है। और ये जो दायरा है ये पहाड़ी क्षेत्रों में या दुर्गम क्षेत्रों में बढ़ या घट भी सकता है। ये आप नोट कर लें कि पहाड़ी क्षेत्रों में या दुर्गम क्षेत्र जो है हमारे, वहाँ पर जैसे कहीं पे अगर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वहाँ पर ये थोड़ा बहुत बढ़ घट भी सकता है, लेकिन अप्रॉक्स की बात करें तो 8 किलोमीटर इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संसाधन कक्ष में कितने छात्र, मतलब मिनिमम कितने छात्र होने चाहिए संसाधन कक्ष के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक संसाधन कक्ष में कम से कम 8 छात्र होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एकल व्यक्ति संस्था कौन कहलाता है? एकल व्यक्ति संस्था यानी कि एक व्यक्ति खुद में एक संस्था होता है, वो कौन कहलाता है? वो कोई नहीं, जिस प्रोफेशन में हम लोग जुड़े हुए हैं। एकल व्यक्ति संस्था परिभ्रामिक संसाधन अध्यापक कहलाता है, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति 8-8, 6-6, 5-5 स्कूलों को जोड़ के रखता है और सभी बच्चों को एक संस्था के रूप में फैसिलिटी देता है। तो एकल व्यक्ति संस्था परिभ्रामी संसाधन अध्यापक कहलाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आप लोगों का अगर कुछ वैल्यूबल एडवाइस हो या आप लोगों को लगता हो कि कुछ और अच्छा हो सकता है या कुछ इस तरीके से हो सकता है या कुछ उस तरीके से हो सकता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं अपने एडवाइस। हमें आपके सारे एडवाइस का वार्म वेलकम है, बिल्कुल दिल से स्वागत है। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज हो सकता है, जैसे कई बच्चों को लगे कि सर आप खुद आके एक्सप्लेन करके बोर्ड पे पढ़ाओ, या कई बच्चों को लगे कि नहीं पीपीटी के ऊपर आप डायग्राम बना के पढ़ाओ, या कई बच्चों को लगे कि नहीं सर यही सही है, तो आप नीचे बताएं कि क्या हम और चेंज करें जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आए और मुझे और मज़ा आए आपको इस तरीके से इस टॉपिक को एलोबरेट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संसाधन कक्ष में किस प्रकार की सुविधाएं होना अनिवार्य है? तो ये तो सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एक संसाधन कक्ष विद्यालय के मध्य में होना चाहिए, जहां शौच पानी की सुविधा नज़दीक में उपलब्ध हो, वो निचली मंजिल पर होना चाहिए, रास्ता सरल सुगम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक संसाधन कक्ष में नीले व पीले रंग का प्रयोग किन बच्चों के लिए होना चाहिए? तो याद रखिएगा, एक संसाधन कक्ष में नीले और पीले रंग का प्रयोग लो विज़न स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो नीला और पीला रंग होता है वो विज़न के हिसाब से, मतलब हमारे कंट्रास्ट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और हमारे विज़न के लिए वो परफेक्ट कलर होता है। इसीलिए लो विज़न स्टूडेंट के लिए आप भी कोशिश करें कि अपनी रिसोर्स रूम में नीले और पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करें। लो विज़न का अगर आपके पास कोई रिसोर्स रूम में कोई लो विज़न स्टूडेंट है तो आप कोशिश करें कि अगर दीवार या फिर जो आप डायग्राम बना रहे हैं या क्लास के अंदर कोई भी आप रिसोर्स रूम में कोई पोस्टर लगा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई चीज़ अगर आप लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका कलर नीला या पीले रंग का हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? जो ब्रेल लिपि है, लुइस ब्रेल जिनके जन्मदाता हैं, ठीक है, जिनको मतलब ब्लाइंडो का सूर्य भी कहा जाता है, ठीक है, जिनको ब्लाइंडो का जन्मदाता मतलब एक तरह से ब्लाइंडो की जो आँख है वो, ठीक है, आँख के रूप में भी उनको माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही ब्रेल लिपि को जन्म दिया। तो ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित एक पद्धति है। कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर आधारित एक पद्धति है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर के अंदर, तो याद रखिएगा ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित पद्धति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि का पठन तथा लेखन किस दिशा से होता है? ब्रेल लिपि का पठन तथा लेखन किस दिशा से होता है? तो ब्रेल लिपि का पठन बाएं से दाएं तथा लेखन दाएं से बाएं होता है। याद रखिएगा, जब लेखन किया जाता है ब्रेल को, तब जो हमारी जो बीच वाली साइड होती है उधर से जिधर साइड ख़त्म होती है उधर लिखा जाता है, यानी कि हमारे दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ, और जब पढ़ा जाता है
तो हमारे बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ, यानी कि जो आपने हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है सेम उसी प्रकार से ब्रेल लिपि को लिखा और पढ़ा जाता है। तो कभी भी दिमाग में ना आए तो आप हमेशा याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता और ब्रेल लिपि बिल्कुल सेम है, ठीक है। वो इसी तरीके से लिखे जाते थे और इसी तरीके से पढ़े जाते थे, दोनों सेम है। तो जब आप चीज़ों को एक दूसरे से को मतलब जोड़ते हैं तो आपको जीके और जो जो भी नॉलेज होती है आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो आप भी इस तरह से कोशिश करें एक दूसरे से जोड़ के पढ़ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? तो एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ था? तो एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ भारत में कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 1974 से माना जाता है। इससे एकीकृत शिक्षा योजना आईईडीसी के रूप में केंद्र सरकार 100% फंड देती है। चलिए आगे चलते हैं। लुई ब्रेल के पिता का नाम क्या था? वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने कोशिश किया हुआ है कि हर उस एस्पेक्ट को टच किया जाए जो इम्पोर्टेंट है। और लगता है कि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर का मूड फिर जाता है तो वो इस तरह के क्वेश्चन भी उठा के डाल देता है। तो चलिए इनके पिता का नाम क्या था जान ही लेते हैं। साइमन ब्रेल, ठीक है। लुई ब्रेल के पिता का नाम क्या था? साइमन ब्रेल। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कोशिश करें कि मेरी बस आपसे इतनी गुजारिश है कि हम आपके लिए किताब पढ़ के क्वेश्चन को पीपीटी बना के फिर एक्सप्लेन करके अपना डेटा लगा के इसको यूट्यूब पे ला रहे हैं आपके लिए। तो मेरी बस आपसे इतनी उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल के लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे, ठीक है, अपने अलग अलग जो आप जिस भी आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें आप इसको फैलाएं ताकि हमारा चैनल भी बड़ा हो सके। बस हमें आपसे इतना ही सहयोग चाहिए। बाकी जो भी सहयोग हम आपको दे रहे हैं या हम मेहनत कर रहे हैं, हम बस इतना उम्मीद रखते हैं कि आप इतना हमें ज़रूर सहयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी सरकार ने ब्रेल लिपि को मान्यता कब दी? तो फ्रांसीसी सरकार ने ब्रेल लिपि को मान्यता कब दी थी? ब्रेल लिपि को फ्रांसीसी सरकार ने लुई ब्रेल की मृत्यु के बाद 1854 में सरकारी मान्यता दी। आपको पता होना चाहिए कि पेरिस के अंदर ही पहला जो 1784 में जो स्कूल खुला था वो खुला था। और किन्होंने खोला था इसको? तो आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि जो ब्लाइंडों का जो पहला स्कूल था, बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो किसने खोला था, ठीक है। उनका नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और लुई ब्रेल उनके ही स्कूल में पढ़े थे, ठीक है। तो आपको ये नाम नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रेल लिपि को कितने बिंदुओं, कितने चिन्ह और कितने पंक्तियों में विभाजित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लुई ब्रेल ने 1832 तक 6 बिंदुओं की इस पद्धति को अंतिम रूप दिया था। इन बिंदुओं में क्रम संचय के आधार पर 63 चिन्ह बनते हैं जो 7 पंक्तियों में विभाजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, 3 डेटा, 6 बिंदु की पद्धति है, 63 टोटल चिन्ह है और 7 पंक्तियों में विभाजित है। तो क्या बोला मैंने कि 6 बिंदु हैं, 63 चिन्ह हैं और 7 पंक्तियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन ब्रेल के जन्मदाता कौन थे? याद रखिएगा, अमेरिकन ब्रेल के जन्मदाता कौन थे? तो अमेरिकन ब्रेल के जन्मदाता ज्यूल डब्ल्यू स्मिथ थे। इस पद्धति ने न्यूयॉर्क पॉइंट को टक्कर दी क्योंकि ये लुईस ब्रेल जैसी थी। चीन में किस ब्रेल का निर्माण हुआ था? चीन में किस ब्रेल का निर्माण हुआ था दोस्तों? तो पिकिंग ब्रेल का। चीन में किस ब्रेल का निर्माण हुआ था? पिकिंग ब्रेल, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्टीरियो टाइपराइटर किसके द्वारा ईजाद किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, स्टीरियो टाइपराइटर किसके द्वारा ईजाद किया गया था? फ्रैंक एच हॉल, ठीक है, फ्रैंक एच हॉल। ये स्पेशल एजुकेशन में ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ भी टाइपराइटर की बात आती है तो वहाँ पे फ्रैंक एच हॉल ने ब्रेल स्टीरियो टाइपराइटर का ईजाद किया था। इन प्रेसों को 1911 तक बिजली से चलाया जाने लगा था। तो एक बार और सुन लीजिए, फ्रैंक एच हॉल ने ब्रेल स्टीरियो टाइपराइटर का ईजाद किया। इन प्रेसों को 1911 तक बिजली से चलाया जाने लगा था। तो आज ये 20 क्वेश्चन की सीरीज़ यहीं तक। तो थैंक यू सो मच कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए। तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल को अलग अलग सोशल मीडिया पे थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो भाई लोग,
ठीक है, ताकि ये चैनल भी बड़ा होता रहे और आपको नए नए कंटेंट भी लगातार मिलते रहें। तो उत्साहवर्धन करना किसी का भी गलत काम नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार सब लोग जोर लगा के पूरा हिम्मत से उत्साहवर्धन करेंगे। तो थैंक यू सो मच इस सेशन से जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।